नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए शुरुआत करते हैं तीसरे अध्याय के साथ, आरंभिक नगर, NCERT क्लास 6 हमारे अतीत 1। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं आरंभिक नगर यानी कि हड़प्पा की कहानी। ठीक है, हड़प्पा की कहानी के बारे में अगर बात करें तो आज से लगभग 150 साल पहले, ठीक है, यानी कि 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब हड़प्पा पुरा स्थल मिला था, जो एक आधुनिक पाकिस्तान में, यानी कि जो एक हमारा पंजाब का जो कुछ हिस्सा है वो जो पाकिस्तान में भी है, जो जिसको हम भारत का हिस्सा कुछ पंजाब का जो था वो पाकिस्तान में भी है। ठीक है, तो वहाँ पे जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही तो वहाँ पे कुछ हड़प्पा की कुछ वस्तुएं मिली थी वहाँ पे जब खुदाई हो रही थी। तो यानी आज से 150 साल पहले जब हड़प्पा पुरस्थल मिला, जो एक आधुनिक पाकिस्तान में था। ठीक है, वहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नगरों की विशेषता। ठीक है, नगरों की विशेषता अब लगभग 150 साल। ठीक है, पंजाब, ठीक है, पंजाब में वहाँ पे क्या है, ये आधुनिक पाकिस्तान में मिला था। ठीक है, अब नगरों की विशेषता के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, नगरों की नगर जो दुर्ग ऊंचाइयाँ वाला भाग होता था, यानी कि जो ऊंचा वाला भाग होता था पहाड़ों का। ठीक है, एक मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया था, यानी कि उस ऊंचाई वाले स्थान पर क्या था, मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे स्नानघर, ठीक है, यानी कि बात करें हम मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे हम स्नान घर कहते थे, स्नानागार। और ये जो तालाब था ये ईंट और प्लास्टर, ठीक है, ईंट और प्लास्टर का बना था। ठीक, और इसके चारों तरफ कमरे होते थे, यानी कि जो 4 दिशाएं होती इस तालाब की, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, यानी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, इन चारों दिशाओं में कमरे हुआ करते थे। जो लोग स्नान करते थे, स्नान करने आते थे, तो वो लोग वहाँ पे भी अपना रुक के अपना जो भी चीज़ें होती थी वहाँ पे अपना रुकते स्नान करते थे। ठीक है, यानी कि जो मोहनजोदड़ो का जो तालाब था उसमें चारों तरफ कमरे थे, और इसका जो बनाने का जो वो प्रयोग था वो ईंट और प्लास्टर, यानी कि जो तालाब था वो ईंट से बना हुआ था उस समय। ठीक है, अब बात करते हैं कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। ठीक है, कहाँ पे, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य शहरों में क्या मिला, अग्निकुंड मिले, जहाँ यज्ञ किए जाते थे। क्या किए जाते थे, जहाँ यज्ञ किए जाते थे, यानी कि इससे ये पता चलता है कालीबंगा और लोथल जैसे क्षेत्रों में अग्निकुंड से ये पता है कि वहाँ पे यज्ञ करते थे, यानी कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े थे। ठीक है, तो हड़प्पा में अग्निकुंड मिलने से यह है कि उस समय लोग यज्ञ भी करते थे। अब जो हम बात कर रहे थे कि ये है महान स्नान मोहनजोदड़ो के समय बनाया गया था, ये तालाब है। ठीक है, ये तालाब है, और इसके चारों तरफ ये जीने होते और इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके कमरे होते थे। ठीक है, चारों तरफ कमरे होते थे। बात करते हैं नागरिक जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी, क्योंकि वहाँ पे, ठीक है, क्या बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ के शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातुओं की बहुमूल्य पत्थर और अन्य चीज़ें, यानी कि हड़प्पा के जो शासक थे, ठीक है, लोगों को भेजकर दूर दूर से बहुमूल्य, यानी कि बहुत ही मूल्य चीज़ें होती थी, और पत्थरों और अन्य उपयोगी सामान मंगवाते थे, और सोना चांदी आदि, और नगरों में लिपिक भी होते थे, यानी कि इस नगर में सोना चांदी भी थी। ठीक है, सोना चांदी की भी बहुमूल्य वस्तु होती थी जिनसे वो चीज़ें मंगवाया करते थे। ठीक है, भी होती थी, और नगरों में लिपिक भी होते थे।
और अगर हम बात करें तो जो शिल्पकार होते थे, ठीक है, शिल्पकार यानी कि शिल्पकार स्त्री और पुरुष भी रहा करते थे, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये शिल्पकार जो चीज़ें वस्तुएं बनाया करते, सबसे ऊपर अगर हम देखेंगे तो मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ठीक है, ये सड़क है और ये नाला है मोहनजोदड़ो। एक कुआं बायो नचा हर, इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि है, ठीक। इसमें क्या है, लिपि उप महाद्वीप में पाए गए लेखन प्राचीनतम उदाहरण के रूप में है, ठीक है। अब ये जो देख रहे हैं हम, ये है पत्थर, ऊपर देखेंगे पत्थर के बाँट, ठीक है, ये पत्थर के बाँट कितने ध्यान से उपयुक्त तरीक़ों से, जैसे कि हम कभी मार्केट में गए होंगे साग सब्जी लेने, तो लोग, अब तो नहीं, पहले लोग क्या करते थे, पत्थर के ईंट के बाँट बना लेते थे, 1 केजी 2 केजी का, आधा केजी का, 100 ग्राम 200 ग्राम उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन वो तो प्रचलन, अब तो इलेक्ट्रिक चीज़ें ज़्यादा आ गई, इलेक्ट्रिक तराजू आ गए, वो सब चीज़ें, तो बाँट का परंपरा जो है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, चीज़ें आ रही, ठीक। आओ अब ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई, जैसे कि पुरातात्विक जो की चीज़ें मिली, उनमें से अधिकतर क्या है, पत्थर, ठीक है, अधिकतर पत्थर, संग, ताम, कांस, सोना, चांदी, धातु, ठीक, इतनी चीज़ें हड़प्पा काल में मिली, ठीक है। कांसे, औजार, हथियार, गहने, बर्तन इत्यादि सोने चांदी गहने बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ से मिली आकर्षक सबसे वस्तुओं चीज़ों, यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं मन के बाँट और फलक हैं, ठीक है, मन के और बाँट और फलक। अब हम बात करते हैं इन्हें शायद बहुमूल पत्थर, ठीक, अगर हम बात करें इन अभिलेखों की, ठीक है, बहुमूल पत्थर धातुओं तौलने इत्यादि, ठीक, ये सारी चीज़ें थी। अब हम बात करें, देखें, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, ठीक है। इन आयताकार मोहरों को सामान्यतः जानवरों के चित्र से मिलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हड़प्पा के काल की हैं और ये कुआं है, ठीक है, कुआं। अब हम बात करें सामान्यतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में, ठीक है, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। इसकी कपास की खेती तो मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। पकी मिट्टी, फेयांस से बनी तकलियाँ आज चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। अब फेयांस के बारे में बात करते हैं। फेयांस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, ये बात सही है। उनका रंग रूप दिया जाता था, रंग नहीं दिया जाता उनको, उस जो एक शिल्पकार होते थे उसका रूप प्रदर्शित करते थे, बाकी वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते थे। लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था, फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद इन वस्तुओं को एक चिकनी बर्तन में चढ़ाया करते थे, ठीक है। ये जो है ये फेंस है, ठीक है, ये फेंस है, ठीक। अब बात करते हैं कच्चे माल की खोज। कच्चा माल कहाँ से आया? कच्चा माल उन पदार्थों कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान का पशुपालक उनका उत्पादन करता है, ठीक। कच्चा माल होता है वो प्राकृतिक रूप से मिलता है, जिसको हम कच्चे माल के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो पशुपालक के रूप में, जैसे कि अभी हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं जैसे लकड़ी, ठीक, लकड़ी धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं, ये हम कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते हैं, ठीक, कहाँ से? राजस्थान से करते हैं, ठीक है। तांबा का आयात संभवतः आज भी राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशिया के देश ओमान से भी तांबे का आयात होता था। कहाँ से? पश्चिम एशिया, ओमान से, ठीक है, ओमान से करते थे। क्या है? कांसा बनाने के लिए तांबे का साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन, यानी कांसा, टीन का आयात कहाँ से? ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। कहाँ से? ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात कर्नाटक, ठीक, सोने का आयात कर्नाटक से किया जाता था। बहुमूल पत्थर के बारे में अगर बात करें तो जो बहुमूल पत्थर होता था आज भी वो प्रचलन में है, राजस्थानी मार्बल, राजस्थानी पत्थर, ठीक है। बहुमूल पत्थर का आयात गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता है, ठीक। ये जो है ये बहुमूल पत्थर है,
ये आप जो चित्र देख रहे हैं ये पत्थर है, ठीक है, ये पत्थर है, बहुमूल्य पत्थर है, ठीक है। अब बात करते हैं नगरों में रहने वाले भोजन। नगरों में जो लोग रहते थे उनका भोजन कहाँ से आता था। इनकी बात करें अगर हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर इत्यादि जो है धान, तिल, सरसों उगाते थे और ज़मीन की जुताई के लिए हल का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? हल का, ठीक है। हल का है चलता था, आप सबको पता, हल का जो उपयोग होता था वो बैल के रूप में होता था। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ठीक, गाय, बैल, भैंस, बकरी पालते थे। बस्तियों के आसपास चारागाह भी होता था, ठीक है। अब बात करते हैं गुजरात के कच्छ इलाके में, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। गुजरात के कच्छ इलाके में खादीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था, वहाँ साफ पानी। गुजरात के कच्छ इलाके में खदीर बेल के किनारे धौलावीरा नगर बसा था, वहाँ से साफ पानी मिलता था, ठीक है, साफ पानी मिलता था। तो जैसे कि गुजरात की समूता की गुजरात की खंभात, ठीक, कौन से? गुजरात की खंभात खाड़ी, गुजरात की खंभात खाड़ी में मिलने वाली साबरमती उपनदी, साबरमती उपनदी किनारे बसा लोथल नगर, ठीक। गुजरात की जो खंभात की जो खाड़ी है, ठीक है, साबरमती की उपनदी के किनारे एक लोथल नगर बसा हुआ है। ऐसे नगर किनारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कीमती पत्थर, यानी कीमती पत्थर, कच्चा माल आसानी से मिल जाता था और आज भी मिलता है, ठीक है। तो हमें याद रखना है कौन सा? लोथल नगर, ठीक है, लोथल नगर, ठीक है, लोथल नगर स्थान पर कहाँ कीमती पत्थर और कच्चा माल मिलता था। अब ये हम बात करते हैं लोथल नगर। ये क्या है? लोथल नगर। यहाँ समुद्र के रास्ते से आसानी आने वाली नाव रुकती थी। अब ये जो लोथल बंदरगाह था, यहाँ पे जो समुद्र से जो चीज़ें आयात निर्यात होती थी, जो एक दूसरे देश से आती जाती थी, ये जो बंदरगाह था, लोथल बंदरगाह, इसी के रास्ते थे समुद्र से आने वाली जो नाव होती थी, यहीं पे वो रुका करती थी। कहाँ पे? लोथल बंदरगाह में, ठीक है। अब हम बात करते हैं मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी, ठीक है। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे, ठीक है, ठीक है, मोहरों का प्रयोग सामान से भरे डिब्बा थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। आज भी देखा होगा कोई चीज़ें, अगर किसी चीज़ का आयात निर्यात होता है तो वहाँ पे उसको सील कर दिया जाता है। सील करने के बाद उससे मोहर मार दी जाती थी कि वो चीज़ें चोरी ना हो, खुले ना, उसे पता ना चले, ठीक, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता। थैलों को बंद करने के बाद उनकी मुहानों पर गीली मिट्टी, ठीक है, उनकी मुहानों पर गीली मिट्टी लगा देते थे। गीली मिट्टी लगाने के बाद मोहर की छाप से को मोहरबंदी करते थे, यानी कि मोहर मार देते थे, ठीक है। इससे चीज़ें होती थी, उस चीज़ से कोई छेड़खानी नहीं होती थी। अगर होती तो वो चीज़ें पता चल जाती थी। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी, ठीक, ये लिखा है, ये छाप टूटी हुई नहीं हुई तो उससे ये साबित होता है कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, ठीक है। आज भी मोहरों का प्रयोग होता है, जैसे कि अभी हमने बताया, आज भी मोहरों का प्रयोग होता है। सील पैक होता है, उससे सिग्नेचर होता है या कोड होता है, जो भी होते हैं, उससे पता चलता है कि ये सामान सुरक्षित आया, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अध्याय नंबर 4 के साथ। और आप लोगों का सहयोग भरपूर चाहिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कमेंट जरूर करिए। कमेंट करने से हमारे अंदर एक जिज्ञासा होगी, हम आपके कमेंट पढ़ेंगे, हमें जो चीज़ें सुधारना होगी उस चीज़ पे हम अपना ध्यान देंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन करिए एग्ज़ाम नॉलेज के नाम से, ठीक है। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करिए। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ओके। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, ठीक है। इन आयातकार मोहरों को सामान्यतः जानवरों के चित्र से मिलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हड़प्पा के काल की हैं और ये कुआं है, ठीक है। अब हम बात करें सामान्यतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। इसकी कपास खेती तो मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। पकी मिट्टी, फेंस से बनी तकलियाँ, आज चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। अब फेंस के बारे में बात करते हैं। फेंस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, ये बात सही है। उनका
रंग रूप दिया जाता था, रंग नहीं दिया जाता उनको। उस जो एक शिल्पकार होते थे उसका रूप प्रदर्शित करते थे, बाकी वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते थे। लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद इन वस्तुओं को एक चिकनी बर्तन में चढ़ाया करते थे। ठीक है, ये जो है ये फेंस है। ठीक है, ये फेंस है। ठीक, अब बात करते हैं कच्चे माल की खोज। कच्चा माल कहाँ से आया? कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं। ठीक, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान का पशुपालक उनका उत्पादन करता है। ठीक, कच्चा माल होता है वो प्राकृतिक रूप से मिलता है, जिसको हम कच्चे माल के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो पशुपालक के रूप में, जैसे कि अभी हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं जैसे लकड़ी। ठीक, लकड़ी धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं, ये हम कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते हैं। ठीक, कहाँ से? राजस्थान से करते हैं। ठीक है, तांबा का आयात संभवतः आज भी राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशिया के देश ओमान से भी तांबे का आयात होता था। कहाँ से? पश्चिम एशिया, ओमान से। ठीक है, ओमान से करते थे। क्या जाए, कांसा बनाने के लिए तांबे का साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन, यानी कांसा। टीन का आयात कहाँ से? ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात कर्नाटक। ठीक, सोने का आयात कर्नाटक से किया जाता था। बहुमूल्य पत्थर के बारे में अगर बात करें तो जो बहुमूल्य पत्थर होता था आज भी वो प्रचलन में है, राजस्थानी मार्बल, राजस्थानी पत्थर। ठीक है, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता है। ठीक, ये जो है ये बहुमूल्य पत्थर है। ये आप जो चित्र देख रहे हैं ये पत्थर है। ठीक है, ये पत्थर है, बहुमूल्य पत्थर है। ठीक है, अब बात करते हैं नगरों में रहने वाले भोजन। नगरों में जो लोग रहते थे उनका भोजन कहाँ से आता था? इनकी बात करें अगर हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर इत्यादि जो है धान, तिल, सरसों उगाते थे और ज़मीन की जुताई के लिए हल का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? हल का। ठीक है, हल का ऐसे चलता था, आप सबको पता, हल का जो उपयोग होता था वो बैल के रूप में होता था। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ठीक, गाय, बैल, भैंस, बकरी पालते थे। बस्तियों के आसपास चारागाह भी होता था। ठीक है, अब बात करते हैं गुजरात के कच्छ इलाके में। ठीक, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, गुजरात के कच्छ इलाके में खादीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी। गुजरात के कच्छ इलाके में खदीर बेल के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ से साफ पानी मिलता था। ठीक है, साफ पानी मिलता था। तो जैसे कि गुजरात की समूता की गुजरात की खंभात, ठीक, कौन से? गुजरात की खंभात खाड़ी। गुजरात की खंभात खाड़ी में मिलने वाली साबरमती उपनदी किनारे बसा लोथल नगर। अब बात करते हैं गुजरात की जो खांबात की जो खाड़ी है। ठीक है, साबरमती की उपनदी के किनारे एक लोथल नगर बसा हुआ है। ऐसे नगर किनारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कीमती पत्थर, कच्चा माल आसानी से मिल जाता था और आज भी मिलता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कौन सा? लोथल नगर। ठीक है, लोथल नगर। ठीक है, लोथल नगर स्थान पर कहाँ कीमती पत्थर और कच्चा माल मिलता था। अब ये हम बात करते हैं लोथल नगर। ये क्या है? लोथल। यहाँ समुद्र के रास्ते से आसानी आने वाली नाव रुकती थी। अब ये जो लोथल बंदरगाह था, यहाँ पे जो समुद्र से जो चीज़ें आयात निर्यात होती थी, जो एक दूसरे देश से आती जाती थी, ये जो बंदरगाह था लोथल बंदरगाह, इसी के रास्ते थे समुद्र से आने वाली जो नाव होती थी यहीं पे वो रुका करती थी। कहाँ पे? लोथल बंदरगाह में। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। ठीक है, मोहरों का प्रयोग सामान से भरे। ठीक है, मोहरों का प्रयोग सामान से भरे
डिब्बा थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। आज भी देखा होगा कोई चीज़ें अगर किसी चीज़ का आयात निर्यात होता है तो वहाँ पे उसको सील कर दिया जाता है। सील करने के बाद उससे मोहर मार दी जाती थी कि वो चीज़ें चोरी ना हो, खुले ना, उसे पता ना चले, ठीक है। जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनकी मुहानों पर गीली मिट्टी, ठीक है, उनकी मुहानों पर गीली मिट्टी लगा देते थे। गीली मिट्टी लगाने के बाद मोहर की छाप से को मोहरबंदी करते थे, यानी कि मोहर मार देते थे, ठीक है। इससे चीज़ें होती थी, उस चीज़ से कोई छेड़खानी नहीं होती थी। अगर होती तो वो चीज़ें पता चल जाती थी। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी, ठीक, ये लिखा है, ये छाप टूटी हुई नहीं हुई तो उससे ये साबित होता है कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, ठीक है। आज भी मोहरों का प्रयोग होता है, जैसे कि अभी हमने बताया, आज भी मोहरों का प्रयोग होता है। सील पैक होता है, उससे सिग्नेचर होता है या कोड होता है, जो भी होते हैं उससे पता चलता है कि ये सामान सुरक्षित आया, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अध्याय नंबर 4 के साथ। और आप लोगों का सहयोग भरपूर चाहिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कमेंट जरूर करिए। कमेंट करने से हमारे अंदर एक जिज्ञासा होगी, हम आपके कमेंट पढ़ेंगे, हमें जो चीज़ें सुधारना होगी उस चीज़ पे हम अपना ध्यान देंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन करिए एग्ज़ाम नॉलेज के नाम से, ठीक है। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करिए। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ओके।